लड़ाई करना एक बहुत गंदा ऑप्शन है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। उनको इससे दूर रहना चाहिए, ये मेरी सोच है। चीन का बहुत गहरा इंटरेस्ट है ईरान में, और चीन का बहुत गहरा इंटरेस्ट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जिसके एक ईरान बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं पा रहा है जी। नहीं, अब पाकिस्तान को बीच में मत लाइएगा। पाकिस्तान एक जो है उसका एक अलग रोल है। पाकिस्तान लड़ाई थोड़ा ना कर रहा है। अब पाकिस्तान इनएक्टिव नहीं है, पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इस बात को आप समझिएगा। जब वेस्ट एशिया में फाइनली कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होगा, उसके अंदर पाकिस्तान का एक्टिव रोल होगा। आप पाकिस्तान की मदद लीजिए, और मेरे हिसाब से तो वही पाकिस्तान इज द बेस्ट मीडिएटर अंडर द सर्कमस्टेंसेस। उनकी आप बात करिए उनसे और उनको एंगेज करिएगा। उनकी तरफ का जो एनएसए है वो आर्मी ऑफिसर है, तो उनकी तरफ आर्मी ऑफिसर है, हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर है। वो इसलिए टेरर कर रहे हैं क्योंकि आप टॉक नहीं कर रहे हैं। आप टाइम बर्बाद मत करिए। आप देखिए, आज जो पाकिस्तान है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। जो पाकिस्तान जो देख रहा है वो कश्मीर से लद्दाख तक देख रहा है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ा है, उसके साथ खड़ा है। जब भी वो कोई हथियार वहां देगा, पाकिस्तानी ही चलाएंगे, काबिल है उनकी एयरफोर्स। एक सीधा मैसेज हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि भाई मैं उनके साथ खड़ा हूं। अरे आप करिए, फौरन बातचीत शुरू करिए। 360 डिग्री पलट कैसे जाए। को मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं भूगोल मिटा देंगे, इतिहास में क्या बोल रहे हैं आप। अरे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें देख नहीं लिया। चीन अगर उनके साथ खड़ा है, आप क्या कर लेंगे। ये आर्मी चीफ को शोभा नहीं देता है इस तरीके की स्टेटमेंट्स देना। मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ, सालों साल से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से बात करिएगा, वो कह देते हैं ये आईएसआईएस को पैसे देती है। आज पाकिस्तान जो है वो बहुत दूर तक सोच रहा है, गल्फ के आगे देख रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में देख रहा है, रशिया को देख रहा है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो फॉरेन पॉलिसी भी समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स भी समझते हैं, और मिलिट्री मैटर्स भी समझते हैं। तरक्की के लिए हमें शांति चाहिए, तो हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी है। पाकिस्तान आज वेस्ट एशिया में तो छाया ही हुआ है, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी अब जा रहा है। पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए। शर्त क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हर मुल्क ये चाहता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बातचीत हो। यही ईरान बोल रहा है अमेरिका को। दोस्तों, कहा जा रहा है कि चीन से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि हाँ, ट्रंप अब आर पार के मूड में है। अखबार के मध्य पूर्व के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि हमले के सिलसिले में अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत चल रही है। उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से ईरान के मामले में भी कोई प्रगति होगी। दोनों के बीच में ईरान पर बातचीत भी हुई, मगर लगता है कि कुछ निकला नहीं। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने ईरान को हथियार देने से मना कर दिया है, मगर चीन की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। चीन से खाली हाथ लौटने की निराशा भी ट्रंप को है। वे गिड़गिड़ाते रहे, मगर शी नहीं पिघले। उन्होंने उन्हें उनकी हैसियत भी दिखा दी और ताइवान के मामले में न उलझने के लिए सावधान रहने को भी कह दिया। ये नाकामी ट्रंप को जंग की ओर धकेल सकती है। फिर ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका किस तरह का हमला करेगा। क्या वो ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा? क्या वो खार्ग आइलैंड पर हमला करके कब्जे करने की कोशिश करेगा? क्या वो जमीन पर सेना उतारेगा? उधर ईरान लगातार कह रहा है कि वो तैयार है, उसके हौसले बढ़े हुए हैं। होर्मुज पर कब्जे का उसने नया नक्शा भी जारी कर दिया है। जाहिर है कि मामला बहुत उलझ गया है। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी हमारे साथ हैं, तो आइए इस उलझन भरी परिस्थितियों को उनसे समझते हैं। पहली बात तो ये है कि चीन से उम्मीदें थी, न केवल ट्रंप को, हम सबको उम्मीद थी कि शायद वहां कुछ ऐसी प्रगति होगी कि ईरान का मसला सुलझेगा, लेकिन नहीं सुलझा। क्या ये एक बड़ा सेटबैक है ट्रंप के लिए भी, और वार्ताएं नहीं हो पा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसके लिए भी? देखिए, जहां तक ताल्लुक है लड़ाई का जो वेस्ट एशिया में हो रही है, वो लड़ाई है ईरान की अमेरिका और इजराइल के साथ।
और जो ताल्लुक चाइना का है या रशिया का है, ये वो बड़ी ताकतें हैं जो दोनों तरफ को सलाह भी दे रही हैं क्या करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद उतर आएंगे। तो ये उम्मीद जो भी कर रहा था कि चीन जो है लड़ाई रुकवा देगा, चीन ये कर देगा, तो वो तो ईरान को भी पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, वो आपको याद होगा वो चीन भी गए थे, वांग ही से मिले, रशिया भी गए थे, वहां प्रेसिडेंट पुतिन से मिले। तो जब वो वांग ही गए थे तभी तय हो गया था कि चीन क्या कर सकता है, और वो 4 पॉइंट प्रपोजल भी आया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये तय करना है अमेरिका को और ईरान को। तो चीन को इसमें घसीटना कि वो रुकवा देगा नहीं रुकवा देगा, आई थिंक वो नई सोच नहीं है। तो वो जो है वो नहीं होने वाला था। अब सवाल ये है कि ईरान बार बार बोल रहा है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दिल्ली में भी बोल कर गए हैं कि हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और हम डिप्लोमेसी के लिए भी तैयार हैं। मैं समझता हूँ रास्ता जो है आज डिप्लोमेसी का है, वो रास्ता है नहीं लड़ाई का, क्योंकि अभी कोई भी ऐसे ऑप्शन नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के पास। जब इन्होंने लड़ाई शुरू करी थी इजराइल के साथ तब एक अलग सोच थी। अब लड़ाई हो चुकी है, 40 दिन की लड़ाई, उससे बिल्कुल तय हो गया है कि ईरान जो है इस लड़ाई के लिए तैयार है। तो अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको वो वही करते रहेंगे जो पहले कर रहे थे, तो उससे हासिल क्या होगा। तो मैं समझता हूं अब वो वक्त है कि अब ईरानियंस तैयार है डिप्लोमेसी के, और डिप्लोमेसी में वक्त लगता है। ये नहीं होता कि आप आइएगा और 21 घंटे बात करिए और आप निकल जाइए, तो उससे डिप्लोमेसी नहीं होगी। ये 2-3 स्टेजेस में जो मसले हैं उनको हल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है या इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि अब हमला कर सकता है, तो इनका क्या आधार क्या है? क्यों वो इस तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं? क्या ये भी सच है कि एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारियां भी चल रही, हमले की भी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, वो तो अमेरिका ने 2 बार पहले भी करा है। जब बातचीत चल रही थी ईरान के साथ, तो उन्होंने फौरन हमला कर दिया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेगा नहीं करेगा वो न्यूयॉर्क टाइम्स को भी नहीं पता है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आज का जो माहौल है उसमें यही बेहतर रहेगा अगर प्रेसिडेंट ट्रंप डिप्लोमेसी की तरफ जाए, रास्ता वही है। और उसमें ऑब्वियसली जो टॉप चीज होगी वो होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि उसका खोलना जरूरी है जल्दी से जल्दी, इससे पूरे दुनिया का नुकसान हो रहा है। तो पर लड़ाई का अगर अब प्रेसिडेंट ट्रंप तय करते हैं मैं लड़ाई करूंगा, तो आप करिएगा लड़ाई, पर वो अच्छा रास्ता है नहीं। अब ये मैं आपसे कह रहा हूं। जी, आपने कहा कि चीन की इसमें कोई उस तरह से भूमिका नहीं है, लेकिन जिस तरह का नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें चीन एक ताकत के रूप में तो उभर चुका ही है, और ये उसके भी इंटरेस्ट में है कि ईरान को एक जो उसे मिलना चाहिए वो मिल जाए, और माफ कीजिए, उसके लिए वो प्रयास कर सकता है, कर रहा होगा। तो पर्दे के पीछे से कोई तो कोशिश वो भी कर रहा होगा, कहीं ना कोई दखल दे रहा होगा। क्या वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही? देखिए, ऐसा है, आपने अभी जिक्र किया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, तो एक खास बात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ये है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी ना करें। जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें है ये कि आप दखल अंदाजी करें। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो बिल्कुल क्लियर है, डोंट इंटरफियर इन अदर कंट्रीज इंटरनल इश्यूज। और जहां तक लड़ाई का ताल्लुक है वो ऑलरेडी ओपनली चीन ने बोल दिया है कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, हम चाहते हैं कि इस हम तय हैं कि इसके ऊपर ईरान की सॉवरेनिटी है। अब जब ये खुलेआम बोल दिया है, इसका मतलब अगर आपकी सॉवरेनिटी है तो आप ही तो तय करेंगे ना वहां पर टोल लेना है कि नहीं लेना है। आप ही तय करेंगे, उसको टोल के नाम पे रखिएगा, कोई और नाम दे दीजिएगा। और चीन ने साफ ये भी कह दिया है कि ईरान जो है वो मेंबर है एनपीटी का, तो जो पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर हैं प्रोग्राम के, वो उनको डिनाई नहीं किए जा सकते। तो चीन ने तो साफ बोल दिया है, और उसकी जो
हामी है या सेकेंडिंग है, दैट हैज बीन डन बाय द रशियंस। तो अब ये उम्मीद करना कि वो दखल अंदाजी करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि इजराइल और यूएई का प्रेशर है यूएस पर कि वो कुछ कार्रवाई करे, उस दबाव में ट्रंप आ सकते हैं? देखिए, जहां तक यूएई का है उनका कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर हाँ इजराइल का है, क्योंकि हमने देखा उन्होंने, अब तो ट्रंप ने साफ भी कह दिया है कि उन्होंने लड़ाई शुरू करी है इजराइल के उस पर आकर। मतलब उन्होंने जो इजराइल ने बोला, अब इजराइल कितना दबाव डालेगा, क्योंकि इजराइल के तो हित में है कि लड़ाई चलती रहे। इसराइल तो चाहता है ये, पर अमेरिका के हित में है कि नहीं है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को सोचना है। ये उनकी तो लड़ाई है ही नहीं। और जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, अब उनके मिड टर्म आ रहे हैं और उसके बाद उनके जो मागा बेस है वो बहुत नाराज है, और लड़ाई चलेगी, इसका मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोज और बंद रहेगा, और फिर लड़ाई का नतीजा या कुछ निकलना चाहिए वो भी नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है, लड़ाई करना एक बहुत गंदा ऑप्शन है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। उनको इससे दूर रहना चाहिए, ये मेरी सोच है। क्या मैं एक बार फिर से आपको चीन की तरफ ले जा रहा हूं? जिस तरह से चीन में ट्रंप रहे, जिस तरह से उन्होंने वहां व्यवहार किया, जो कुछ कहा, और जिस तरह से चीन ने उनको हैंडल किया, क्या ये एक तरह का मैसेज दे रहा है कि अमेरिका और ट्रंप अब कमजोर स्थिति में है, और इस स्थिति में वो पहुंच गए हैं, और यही एक संकेत है कि वो कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में अब नहीं रह गए, युद्ध जैसा, फिर से युद्ध शुरू करने जैसा? नहीं, देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। अब जहां तक डिक्लाइन या कमजोर हो गए हैं अमेरिका, तो वो आप समझिएगा 9 साल पहले 2017 में प्रेसिडेंट ट्रंप गए थे। उस समय दुनिया यूनिपोलर थी। उस समय अमेरिका एक ही ताकत था। तो आज जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तीन बड़ी ताकतें हैं, तो कमजोर तो वैसे ही हो गए, वो तो पता ही चल रहा है, उसमें बताने की क्या जरूरत है। अच्छा, अब जहां तक है कि युद्ध की बात है, युद्ध में ये चाइना नहीं पड़ेगा, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। वो फैसला अमेरिका को लेना है। अमेरिका का डिक्लाइन का मतलब, कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ग्रेट पावर नहीं रहा, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि अब दो और ग्रेट पावर हो गई हैं, और वो क्या समझती हैं दुनिया में, उसका भी वजन है, ये मतलब है। जी, मैंने इसको इसलिए इस विषय को उठाया था कि ऐसी सूरत में जब ये एहसास ट्रंप को हो रहा है कि वो एक डिक्लाइनिंग पावर के वो राष्ट्रपति हैं, एक खींच, एक बदहवासी वो उनके व्यवहार में झलक रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये उनको युद्ध की तरफ ढकेल सकती है? नहीं या नहीं नहीं, ना 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 ना, ये दो बातों का कोई वो नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल। वो आज भी ताकतवर मुल्क है अमेरिका, पर आज क्या है, आज चीन भी ताकतवर है। इसीलिए इस बार जो बातचीत हुई है दोनों राष्ट्रपतियों की, वो कोऑपरेशन की बात हुई है। इसलिए अपने साथ जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो 20 टॉप सीईओज हैं अमेरिका के, उनको ले गए थे। वहां बिजनेस की बात करनी थी, इन्वेस्टमेंट की बात करनी थी, तो वो बातें हुई हैं। अब जहां तक लड़ाई का ताल्लुक है, जो ईरान की लड़ाई है, उसका चीन का सिर्फ इतना लेना देना है कि चीन का बहुत गहरा इंटरेस्ट है ईरान में, और चीन का बहुत गहरा इंटरेस्ट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जिसके एक ईरान बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो इंटरेस्ट है, पर वो ये ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि वो उनको बोलेंगे तुम लड़ाई मत करो। जब वो, देखिए, ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, ईरान तय करेगा मुझे लड़ाई लड़नी है नहीं लड़नी है, और वो अराक्सी बोल चुके हैं हम दोनों के लिए तैयार है, आपको जो करना है आ जाइए करिएगा। तो इसमें दबाव डालना नहीं दबाव डालना, आई डोंट थिंक दिस इज रीजनेबल। और अगर ये न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इन सिंक विद द टाइम्स, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जी, ये बताएं कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि चीन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देगा। ये ट्रंप का दावा ही है या सचमुच में आपको लगता है कि इस तरह का कोई आश्वासन चीन ने दिया होगा?
देखिए, चीन जो है उसको हथियार देने की अब जरूरत नहीं है ईरान को। चीन ने उसको अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज दी हुई है, जो बेदू सिस्टम है वो दिया हुआ है, और हमने देखा बेदू सिस्टम के कारण बहुत एक्यूरेट टारगेटिंग हुई है। और अभी ईरान तैयार है एक लंबी लड़ाई के लिए, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर चीन दे देगा। चीन ने पब्लिकली तो नहीं कहा है कि हम नहीं देंगे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या कहा है वो दूसरी बात है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को लोग कितना उनकी बातों को सच मानते हैं वो भी एक बात है। कहने का मतलब ये है कि चीन का बहुत बड़ा सपोर्ट है मिलिटरली ऑल्सो। उनको अपना इंटेलिजेंस जो आईएसआर होता है स्पेस का वो दिया है, बहुत बड़ी वो एक काबिलियत है जो दी है ऑलरेडी। तो और ईरान तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका पूरी तरह मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका अब जंग के मूड में नहीं है या जंग नहीं करेगा? हालांकि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां आप देखते हैं जिसमें ट्रंप फोर्स हो जाएंगे कि करें, युद्ध करें, हमला करें? देखिए, मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि पॉइंट ये नहीं है कि ट्रंप लड़ाई करेंगे कि नहीं लड़ाई करेंगे। पॉइंट ये है कि लड़ाई करके कुछ हासिल नहीं होगा। मैं एक अलग बात बोल रहा हूं आपसे कि लड़ाई करना इज अ बैड ऑप्शन फॉर अमेरिका, क्योंकि जो चीज वो डिप्लोमेसी से हासिल कर सकते हैं वो लड़ाई से हासिल नहीं होगी। हम 40 दिन की लड़ाई देख चुके हैं, उसमें कुछ हासिल नहीं होगा और पूरी दुनिया को भी प्रॉब्लम होगी और दिक्कत हो सकती है अगर वो उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करते हैं। और ईरान जो है वो जीसीसी कंट्रीज के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट करते हैं, तो उससे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा पूरी दुनिया का। कहने का मतलब ये है, आप तभी लड़ाई करते हैं ना जब आपकी डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और आपको लगता है कि लड़ाई के जरिए आप कुछ हासिल करेंगे। जब आप कुछ हासिल ही नहीं कर सकते तो लड़ाई का मतलब क्या है? तो जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, हाँ वो हासिल करना चाहते हैं। उनको अभी भी उम्मीद है कि जो है ईरान को हराया जा सकता है और ग्रेटर इजराइल जो है वो बन जाएगा एक दिन, उनको उम्मीद है। पर ये लड़ाई तो अमेरिका की थी ही नहीं। अब आप आ गए इस लड़ाई में, अब जो है इस मुकाम पे पहुंच के आप डिप्लोमेसी का सहारा लीजिए और देखिए किस तरीके से कितनी स्टेजेस में आप बातचीत करिए ईरान के साथ। पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है आप डिप्लोमेसी में कि आप दूसरी साइड को अपने बराबर समझिए। अब अगर आप ईरान को मानने को ही तैयार नहीं है कि मेरे बराबर है, जबकि वो आपके साथ जंग लड़ा है और आप जंग नहीं जीत पाए हैं, तो डिप्लोमेसी कैसे होगी? ये भी एक दिक्कत है। तो यहाँ दिक्कत काफी है अमेरिका के सामने, पर अमेरिका को फैसला लेना है कि क्या करे हम। तो आप डिप्लोमेसी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पास आ गया है वो कैसे ब्रेक होगा? वो पाकिस्तान तो अब डिप्लोमेसी, कुछ कर नहीं पा रहा है। जी। नहीं नहीं नहीं, आप पाकिस्तान को बीच में मत लाइएगा। पाकिस्तान एक जो है उसका एक अलग रोल है। पाकिस्तान लड़ाई थोड़ा ना कर रहा है। कहने का मतलब ये है डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है और डिप्लोमेसी से ही ये मसला हल होगा, ये लड़ाई से हल नहीं होगा। आप लड़ाई कर लीजिए जितनी और करनी है, आपका भी नुकसान होगा, अमेरिका का भी होगा, ईरान का भी होगा, वेस्ट एशिया का भी होगा, दुनिया का भी होगा। नहीं, इसीलिए पाकिस्तान का नाम तो मैंने इसलिए लिया कि वो मध्यस्थता कर रहा है। तो जो मध्यस्थ है वो अभी ऐसा लगता है कि निष्क्रिय से हो गए। हो सकता है कि निष्कर्ष मीन, बैक चैनल हो रही हो बात। जी। निष्कर्ष का क्या मतलब होता है? सॉरी। निष्क्रिय, इनएक्टिव, उस तरह इनएक्टिव, की ओके। हलचल नहीं दिख रही। नहीं नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान इनएक्टिव नहीं है। पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, इस बात को आप समझिएगा। पर पाकिस्तान जो है एज अ मीडिएटर है। पाकिस्तान अपना जो बाकी रीजनल कंट्रीज हैं, जैसे कि कतर हुआ, तुर्की हुआ, सऊदीज हुआ, उन सबके साथ बातचीत कर रहा है, उसकी डिप्लोमेसी चालू है। उसका रोल कंस्ट्रक्टिव है पाकिस्तान का। आप ये समझिएगा वेस्ट एशिया के अंदर, जब वेस्ट एशिया में फाइनली कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होगा, उसके अंदर पाकिस्तान का एक्टिव रोल होगा। पर अभी जब डिप्लोमेसी के कगार पे खड़े हैं अमेरिका और ईरान,
उसमें सिर्फ मीडिएटर है पाकिस्तान, उससे ज्यादा नहीं है। ये कह रहा हूं मैं आपसे। अब मीडिएशन चाहे वो चाइना से करें, चाहे वो ईरान से करें, अमेरिका से करें, देखिए आज पाकिस्तान के ताल्लुक इन सब कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, तो वो सबके साथ बातचीत कर रहे हैं, और साथ साथ वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनके साथ भी एंगेज्ड हैं, तो उनकी एंगेजमेंट पूरी चल रही है। क्या आपको लगता है कि अगर डिप्लोमेसी का ही मामला है तो उसमें भी ट्रम्प फंसे हुए हैं? क्योंकि उन्हें ओबामा से बेहतर डील देनी है और वो अब समय रह नहीं गया है कि उससे बेहतर डील उन्हें मिल सके। बेहतर डील 28 फरवरी के पहले मिल भी सकती थी, अब तो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है जिस तरह नहीं से नहीं ईरान उभर कर आया है। जी। नहीं नहीं, देखिए JCPOA जो भी हुआ था ना, उसमें भी 2 साल लगे थे उसको फाइनलाइज करने में। तो ये जो न्यूक्लियर इशू है, कोई जल्दी तय नहीं होने वाला है। तो तय होने वाली चीज ये है कि आप ईरान को अपना इक्वल का समझिए डिप्लोमेसी में, आप पाकिस्तान की मदद लीजिए, और एक बार फिर से जो है बातचीत शुरू करिए। सबसे आप इम्पोर्टेंट चीज पे बात करिए हरमुज के ऊपर, हरमुज को खोलना है। अब वो कह रहे हैं ईरानी कि आप अपना ब्लॉकेड हटा दीजिए, हम भी कमर्शियल ट्रैफिक जाने देंगे, पर अभी उसमें कुछ भी और भी मसले हैं। अगर हम ये मान के चलें, जो आज दुनिया की बड़ी ताकतें मान रही हैं कि ईरान की सॉवरेनिटी है पर्शियन गल्फ के ऊपर, तो अमेरिका को पहले तो उनसे बात करनी है इस मसले के ऊपर कि आप इसको साहब कैसे कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, ये आप तय करिए। वो हो नहीं पा रहा है। अब न्यूक्लियर की बात तो अगले वाली स्टेज पे होगी ना, अभी नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि ये जो युद्ध विराम का सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा और यूं ही वो बातचीत भी धीरे धीरे जारी चलती रहेंगी, युद्ध की जारी बातें ही होती रहेंगी? जी। मेरे हिसाब से समझदारी इसमें है कि ये जारी रहे और ये तेजी पकड़े, ये मेरी समझ है। युद्ध का रास्ता जो है उसमें कुछ हासिल नहीं करेगा अमेरिका, तो उसको वहां जाना ही नहीं चाहिए। वो हो गया, वो फेज इज ओवर। अब आप जाना चाहते हैं तो जाइएगा, उसमें आपको कौन रोक सकता है? आपकी फौज है, आप कमांडर इन चीफ है, जाइए। पर उसमें अगर कोई भी उनका सेंसिबल एडवाइजर होगा, वो यही कहेगा कि साहब आप बैठ के अब डिप्लोमेसी करवाइएगा और पाकिस्तान से बात करिएगा किस तरीके से हम इसको दोबारा फिक्स कर ले। और मेरे हिसाब से तो वही पाकिस्तान इज द बेस्ट मीडिएटर अंडर द सर्कमस्टांसेस। उनकी आप बात करिए उनसे और उनको एंगेज करिएगा, ये है। प्रवीण जी, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे मसले पे ले जा रहा हूँ। जी। मसला भारत पाकिस्तान का है। इस हाँ। बीच में कुछ संकेत आए हैं कि दोनों के बीच में बातचीत जैसी कुछ हो सकती है, हो भी रही है, 2 हम्म, राउंड की हो चुकी है। आरएसएस के नेतागण भी अब बहुत ही बिल्कुल बदले हुए विचार पेश कर रहे हैं। होसबोले के बयान को हम्म, आपने देखा होगा। हम्म। क्या आपको लग रहा है कि कहीं कुछ बात आगे बढ़ रही है? देखिए मुझे ये पता नहीं है कि बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। मैं ये चाहता हूं कि ये बढ़नी चाहिए और तेजी से बढ़नी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि इसमें ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं फॉरेन जो है, दोनों एनएसएस को, उनकी तरफ का जो एनएसए है वो आर्मी ऑफिसर है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो डीजीपी है आईएसआई के। तो उनकी तरफ आर्मी ऑफिसर है, हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर है। तो साहब सबसे तो पहले आप बातचीत करिएगा दोनों, चाहे आप बैक चैनल कर लीजिए, पब्लिक मत करिए। और जो हमारी दोनों जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको पहले तो नॉर्मल करिएगा, जिससे कि जो दोनों हमारी हाई कमीशन है वो स्टाफ पूरा काट दिया है, उसको आप पूरा ले आइए। क्योंकि अगर स्टाफ नहीं होगा तो एंगेजमेंट कैसे होगी? पहले तो वो कर लीजिए आप, वो मेरी सोच है। दूसरी, अगर जब आप ये कर लेते हैं तो देखिए, आपका ये कहना, हिंदुस्तान का कहना, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अरे साहब, अगर आप दोनों में एक साथ बात करेंगे तो दोनों ठीक हो जाएंगे। वो इसलिए टेरर कर रहे हैं क्योंकि आप टॉक नहीं कर रहे हैं। आप टॉक की हामी भर दीजिए तो वो टेरर भी बंद हो जाएगा, उधर आप बात कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, ये वक्त बर्बाद मत करिए। मैं क्यों बोल रहा हूं वक्त बर्बाद मत करिए? उसका कारण ये है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मेरे हिसाब से अगर मुझे सलाह देनी होती हिंदुस्तान की सरकार को, तो मैं ये कहता, आप टाइम बर्बाद मत करिए,
आप देखिए आज जो पाकिस्तान है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान जो है वो हमारे ही जैसे लोग वहाँ बैठे हैं, हमारी उनसे पुरानी सिविलाइजेशनल जान पहचान है, अनजान लोग तो है नहीं। अब जहां तक मामला है कि कश्मीर का मामला है, वो कब कह रहे हैं कि कश्मीर कल हल करना है? अगर आप कहते हैं कि हमें सिर्फ बात करनी है पीओके और टेरर पे, चलिए उसी से बात शुरू कर लीजिए। देखिए आपको ये भी समझना है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी किया था, आज जो पूरा थिएटर ऑफ वॉर है जो पाकिस्तान जो देख रहा है वो कश्मीर से लद्दाख तक देख रहा है। और चाइना जो है वो पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ा है, उसके साथ खड़ा है। अब ये भी खबरें आ गई हैं, तो पीछे वाला काम भी खत्म हो गया कि साहब वो उसको हथियार दे रहा था, हम सब बोल रहे थे अरे भाई वो तो वहीं खड़ा है। इसका मतलब जब भी वो कोई हथियार वहां देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी उसको नहीं चलाएंगे, पाकिस्तानी ही चलाएंगे, काबिल है उनकी एयरफोर्स। मैं ये कह रहा हूं कि चीन इसलिए वहां खड़ा है, उसको 3 फायदे हो रहे हैं। एक फायदा ये हो रहा है कि जैसे हम एक बोलते हैं कॉम्बैट लड़ाई करना, कॉम्बैट सपोर्ट, उसको सपोर्ट देना कि लड़ाई से पहले हवाई जहाज वगैरह सब ठीक है, उनका हवाई जहाज है तो वो उसको दे सकते हैं कॉम्बैट सपोर्ट। तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि वहां अगर चीन के अपने आदमी बैठे हैं, उन्हीं की कंपनी के इंजीनियर बैठे हैं, तो वो जो ऑपरेशनल वैलिडेशन होता है कि हथियार को हम इस दिखा पाए कि इसने कामयाबी करी है, तो उनको वो भी हो जाएगा। तीसरा एक सीधा मैसेज हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि भाई मैं उनके साथ खड़ा हूं, आप बातचीत करो। और यही शी जिनपिंग भी जब यहाँ आए थे अक्टूबर 2019 में, तो बात हुई थी बातचीत करो। तो मैं तो इसके फेवर में ही नहीं हूं कि आप ट्रैक 1 चलाइए, ट्रैक 2 चलाइए, 2 साल बर्बाद कर दिए, 3 साल। अरे आप करिए, फौरन बातचीत शुरू करिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाइए और सारे काम को इसी 2026 में निपटा दीजिए, जिससे कि 27 में बातचीत शुरू हो जाए। नहीं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां भी तो होती हैं सरकारों की। यहाँ भारत में माहौल बनाना होगा कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल माहौल 360 डिग्री पलट कैसे जाए। अरे साहब सुनिए ना, माहौल बन गया है। अगर आरएसएस के नंबर 2 बोल रहे हैं, उसके खिलाफ किसी ने बयान दिया? नहीं दिया ना। अरे आज ही आर्मी चीफ का बयान आपने देखा होगा, क्या बोल रहे हैं, नक्शे से मिटा देंगे वगैरह वगैरह। देखिए आर्मी चीफ का जहां तक ताल्लुक है, मैं बता सकता हूं आपको, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आर्मी चीफ पॉलिटिशियन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं पहली बार आर्मी चीफ को मिला था 1978 में, जब ये उपेंद्र नौकरी में भी नहीं थे। उस समय आर्मी चीफ थे जनरल ओपी मल्होत्रा। मैं आपको बता रहा हूं 78 की बात, और ये बात थी टेंगा वैली की, अरुणाचल प्रदेश में। तो जो आर्मी चीफ होते हैं वो आर्मी की बात करते हैं, आर्मी चीफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट पब्लिक में नहीं देते। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मैं भूगोल मिटा देंगे, इतिहास, क्या बोल रहे हैं आप? ये अगर किसी को बोलना है, आप पॉलिटिशियन को बोलने दीजिए ना, उनका काम है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, हम अच्छा लगता है रक्षा मंत्री बोले हम पीओके ले लेंगे, हम ये करेंगे, करिए साहब। रक्षा मंत्री तो रोज बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह तो लगभग दोहरा रहे हैं। भाई उनका काम है बोलना, अच्छी बात है, बोलिए आप। पर आर्मी चीफ को तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आर्मी चीफ जब कोई बात बोलते हैं तो आम जनता जिनको समझ नहीं है मिलिट्री मैटर्स की, वो आर्मी के जो लोग होते हैं उनको सीरियसली लेते हैं कि अच्छा साहब आप भूगोल कर देंगे, इतिहास। अरे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें देख नहीं लिया। चीन अगर उनके साथ खड़ा है, आप क्या कर लेंगे? अब मैं इस मसले पे और नहीं बोलना चाहता हूं, बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये आर्मी चीफ को शोभा नहीं देता है इस तरीके की स्टेटमेंट्स देना, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। पर हम बात कर रहे थे बातचीत की, तो मैं ये समझता हूं कि जो आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो मैं समझता हूं नंबर 2 हैं, अगर उन्होंने बयान दिया है और मुझे लगता है बहुत अच्छा बयान है, तो उस बयान के ऊपर सरकार को रास्ता मिल गया है, एक रास्ता खुल गया है। बाकी लोगों की अहमियत है नहीं, क्योंकि सबको बोल देंगे ये एंटी नेशनल है। मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ, सालों साल से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से बात करिएगा वो कह देते हैं ये आईएसआईएस को पैसे देती है।
तो क्या कह सकते हैं इन लोगों का। पर अगर वो बोल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली रास्ता खोल रहे हैं इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए ज़रूरी है बातचीत करना। मैं इस बात पे बिल्कुल कायम हूँ। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है, कनेक्टिविटी है। आज पाकिस्तान जो है वो बहुत दूर तक सोच रहा है, गल्फ के आगे देख रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में देख रहा है, रशिया को देख रहा है पाकिस्तान, वहां पे कनेक्टिविटी बना रहा है। देखिए पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, उनके जो जनरल्स हैं, और स्पेशली अब जैसे उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, एक खास बात क्या है पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर की, कि वो फॉरेन पॉलिसी भी समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स भी समझते हैं, और मिलिट्री मैटर्स भी समझते हैं। और जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स का सवाल है, वो एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है। मैं देखिए आपका जो भी एडवर्सरी है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, उसको रन डाउन करना कि वो ये है, और देखिए वो तो हमारे बारे में भी 10 बातें बोल सकते हैं, उससे हासिल क्या होगा, मैं ये कह रहा हूं। चलिए मैंने बहुत लंबा आपको इसका जवाब दे दिया। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है इससे जुड़ा हुआ जी कि जी ये कई बार इस तरह की शगुफे छोड़े जाते, और हो सकता है ये अमेरिकी दबाव में हो रहा हो। बार बार ट्रम्प कहते रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर हैं यहाँ, उनमें कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो मीडिएशन की भी बात कर चुके हैं। तो कहीं ये तो नहीं है कि पर्दे के पीछे से उनका दबाव है, इसलिए चलिए 1-2 बयान देकर ऐसा 2-4 मीटिंग कर लेंगे तो ट्रम्प भी खुश हो जाएंगे। बात देखिए आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये समझना चाहता हूँ। देखिए बात ये नहीं है कि अमेरिका का दबाव है, बात ये है कि क्या हिंदुस्तान के हित में है, ये बात है। और मैं समझता हूं ये हिंदुस्तान के हित में है। अब सरकार आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी को की बात को सीरियसली ले ना ले, वो सरकार का डिसीजन है, वो उनका फैसला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो आप और वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं कह रहा हूं। जबकि आज हम भी ऐसी कगार पे खड़े हैं कि हमें भी तरक्की करनी है, तरक्की के लिए हमें शांति चाहिए है। अगर हमें शांति चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी है, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये हमारे हित में है। अब वो प्रेशर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, वो अंदर की पॉलिटिक्स जो है वो मुझे मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। जो आप और हम पढ़ते हैं वही हम बोल देते हैं। पर हमें तो ये सोचना है ना कि क्या ये हमारे को फायदा होगा। तो साहब उसका जवाब है जी हाँ, फायदा होगा, हमें करना चाहिए। जी, आपने कहा कि पाकिस्तान और दूर की सोच रहा है। हाँ मोदी जी भी दूर की सोच रहे हैं, वो भी यूएई में जाके डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान आज वेस्ट एशिया में तो छाया ही हुआ है, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी अब जा रहा है, जो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। वहां पर अब बातचीत हो रही है, हम कैसे पाइपलाइन लाएं उज़्बेकिस्तान से, और वो और जो है कंट्री से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, उधर से फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी जा रहे हैं शायद बांग्लादेश के टूर पर, और वो उनके एयरफोर्स के वो गए हुए थे बहुत सीनियर ऑफिसर कि हम आइएगा, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो कहने का मतलब ये है पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में भी फैल गया है। पाकिस्तान जो है बार बार बोल रहा है कि सार्क को आप रिवाइव करो। पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, पर हमारी शर्त है। शर्त क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हर मुल्क ये चाहता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बातचीत हो। यही ईरान बोल रहा है अमेरिका को कि ये आप नहीं कर सकते ड्रामेबाजी कि 11 अप्रैल को आप 21 घंटे बात करें और उसके बाद निकल लें, तो आप आए किस लिए थे? तो कहने का मतलब ये है कि आज दुनिया बदल गई है। अगर हमें बांग्लादेश से, नेपाल से, किसी भी मुल्क से बात करनी है, पाकिस्तान को तो करनी हमें है, हमको एज ए इक्वल करनी है, जो हमें आदत नहीं है। हमारी सोच हमेशा ये रही है कि साउथ एशिया में हम सबसे बड़े हैं तो सब हमारी बात सुने, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हर मुल्क के पास ऑप्शंस है अलग अलग। तो हमें समझना है कि हमारे को किस में फायदा हो। हम देखिए प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि करीबन वो क्या है 60 करोड़ 80 करोड़ लोग जो है उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको दे रहे हैं। तो हम अगर हमारी हालत ये है
तो हमें तो बहुत कुछ करना है ना। तो उसके लिए आप कनेक्टिविटीज खोलिएगा। हम कभी कहते हैं हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम ईरान से छबार से निकल जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे। अरे साहब, उनसे बात कर लीजिए, कनेक्टिविटी है, सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या है? अब ये कि वो पहले भी उन्होंने धोखा दिया था, भाई ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ कि पहले ये हुआ। देखिए उनकी भी है, वो है जैसे बोलते हैं ग्रीवियंसेस हैं कि साहब आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। देखिए मुख्तसर बात ये है कि आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आप आज करें, कल करें, परसों करें, वो आपकी मर्जी है। ना करना इज नॉट अ ऑप्शन, जस्ट एज फॉर अमेरिका डिप्लोमेसी ना करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ये वही बात है बस। एक आखिरी सवाल है, मैं इसको समझना भी चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। यूएई के साथ जो इतना करीब का रिश्ता बन रहा है, डिफेंस पैक्ट भी हो रहा है, इसका क्या फायदा या नुकसान है भारत को आगे चलकर? मिडिल ईस्ट में की जो सियासत है उसमें हम किस तरह अपने आप को प्लेस कर रहे हैं, और क्या यूएई, अगर ईरान के साथ फिर से युद्ध होता है, यूएई फिर लड़ता है, तो क्या हम यूएई के साथ जाने वाले हैं? देखिए जहां तक मैं समझता हूं, प्रधानमंत्री यूएई अभी गए थे, कुछ बात हुई है कि वहां पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रखे जाएंगे, तो सॉरी वो एक ठीक चीज है। फिर जो है यूएई का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने ऑलरेडी कहा है हम 5 बिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो वो भी अच्छी बात है। बुरी, अच्छा वहां पर हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं। देखिए जो यूएई है वो टोटल जो है उनकी 11 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 10 मिलियन बाहर वाले हैं। इमराती जो है सिर्फ 1 मिलियन है। अच्छा उसमें भी इनके 7 अलग अलग वो हैं। अच्छा उसमें भी इनमें तालमेल नहीं है। शारजा कुछ सोच रहा है, ये दुबई कुछ सोच रहा है, अबू धाबी कुछ सोच रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखिएगा तो उसमें हमें गलती है वहां जाना। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो है यूएई, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों एक साथ खड़े हैं। अब जैसे खबर आई है कि नेतन्याहू सीक्रेटली यूएई गए थे, अब यूएई डिनाई कर रहा है उस बात को। हमको मालूम है वहां पर उनका आयरन डोम दिया गया। तो आई डोंट थिंक प्रधानमंत्री का वहां जाना, ये वही बात हो गई 25 फरवरी को वहां उसको इजराइल जाना लड़ाई से पहले। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के बजाय अगर हमारे कोई और मिनिस्टर चले जाते, तेल मंत्री चले जाते, कोई और चले जाते, तो वो ठीक रहता। क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, पर हमें अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी देखनी है। और हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग आज मैं समझता हूं हमारे लिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं हमारे लिए ये सऊदी अरेबिया है और जो जीसीसी बाकी कंट्रीज है, जो सोच बन रही है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें पसंद आए ना आए, पर हम जो है वो दूसरी साइड से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसकी मुझे उसका कारण क्या है अब वो सरकार जानती है। लेकिन आइडेंटिफाई करने तक ही नहीं है, अगर डिफेंस पर बातचीत हो रही है तो आगे चलकर क्या हम वहां कोई ऐसी भूमिका भी निभाएंगे? मान लीजिए, जैसे मैंने पूछा कि ईरान के साथ अगर झगड़े होते हैं तो हमारी भूमिका क्या होगी? ये डिफेंस की जो बात है, डिफेंस की बात बहुत पोली पोली बात होती है। वो क्या डिफेंस है आप मुझे बताइए यूएई में। ठीक है उनके पास आर्म्ड फोर्सेज है, मैं समझ गया इस बात को, पर कहने का मतलब ये है मेन बात क्या है, उनके पास पैसा है, उनके पास तेल है, और वहां हमारा डायस्पोरा है बहुत बड़ा। ये बात तो समझ में आ जाती है मुझे। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, पर साथ साथ हमें ये देखना है कि हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है। हमें ये देखना है कि वहां लड़ाई चल रही है, हम क्या गलत साइड पे तो नहीं खड़े हुए, हमें वो भी देखना है। तो जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाता है दुनिया के अंदर। अब ईरान आज कुछ ना बोले, चुप बैठा है, पर देख तो रहा है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है वो तो पब्लिकली बोल रहे हैं कि जो यूएई है ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं, साफ बोल रहे हैं वो तो हम जो है ईरान के साथ, देखिए ईरान जो है मेरे हिसाब से
एक बहुत ही सुलझा हुआ समझदार लोगों का मुल्क है, बहुत समझदार लोग हैं वहां पर। ईरान में एक पुरानी सिविलाइजेशन है। कहने का मतलब ये है, आज वो अगर हमारे साथ खड़े हैं तो वो एक सिविलाइजेशनल कनेक्शन है। क्यों खड़े हैं? वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। ये नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़े हैं, ये मैं नहीं मानता। तो ये सब बातें जो है सरकार को सोचनी चाहिए, हमारे हित में क्या है। पाकिस्तान से बात करें, यूएई में प्रधानमंत्री खुद जाएं नहीं जाएं, ये तो सरकार की नीति है, वो तय करेंगे।